भारतीय न्याय संहिता 2023 जो क्रिमिनल लॉ है और हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। हम इसी की सीरीज़ पढ़ रहे थे और इसमें हमने अब तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का पहला हाफ कर लिया है, जिसमें दिए हुए थे जनरल एक्सेप्शंस। अब हम इसमें डील करने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसमें हम इसमें हम साथ साथ चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज कंपैरिजन करेंगे आईपीसी से, मतलब इंडियन पीनल कोड। और इस वाले कंपैरिजन में हम सारी चीज़ें केस के साथ करेंगे, केस स्टडीज़ और केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट साथ में लेते जाएंगे, जिससे आप हर सेक्शन को और हर कंटेंट को आप अच्छे से समझ सकें, अप्लाई कर सकें। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी हम केस लॉज करेंगे वो सारे आईपीसी के केस लॉज हैं और बीएनएस के केस लॉज नहीं हैं। आईपीसी, क्योंकि बीएनएस के तो अभी बनने हैं, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पहले वाले कोर्ट केसेस हैं, उन्हीं की गाइडेंस लेके हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो आई वेलकम यू टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम अपनी सारी डिटेल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके फीडबैक हो तो कमेंट करना। सो आई वेलकम यू टू दिस सेशन, जिसमें वील बी डीलिंग विद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि है चैप्टर 3। पिछली बार भी ये चैप्टर 2 लिखा हुआ था, बट मैंने आपको करेक्ट करवा दिया था। इसको आप कर लो चैप्टर 3 ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। मतलब आत्मरक्षा के लिए कोई भी काम अगर किया जाता है तो वो क्राइम या ऑफेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें जो आपके सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 34 से 44, मतलब 11 सेक्शंस हो गए। 34 से आप स्टार्ट करना, और 44 देखो, 4 और 4 है 44। ये जो मेरी पूरी लेक्चर सीरीज है, इसमें हम पूरा बीएनएस कवर करेंगे डिटेल्स में। और ये मेरी गारंटी है, आप एग्जाम दे रहे हो, आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, आप कॉम्पिटिशन्स में प्रिपेयर कर रहे हो, जुडिशरी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको बीएनएस के लिए कहीं भी पैसे और खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये वन शॉप स्टॉपेज है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमेशा पूछ सकते हो। फ्री चैनल रहेगा, कंपैरिजन भी है, डिटेल्स भी है। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं प्राइवेट डिफेंस में। आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक था, और बीएनएस के 34 से 44। कलरफुल सी शीट्स हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तब मैं आपसे ज़रूर कहूँगी अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, अपने नोट साथ के साथ बनाते जाइए। कोई भी चीज़ लग रही हो आप कॉपी साथ में ना कर पाएँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर उसको अपने कॉपी में आप उसे कलरफुल नोट्स बनाते जाइए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो 30 सबसे पहले क्या आता है, कोई भी चीज़ प्राइवेट डिफेंस में की जाती है होता क्या है, और अगर प्राइवेट डिफेंस में की जाती है तो वो ऑफेंस नहीं होती। फिर आता है प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी का, फिर अगेंस्ट अ पर्सन विद मेंटल इलनेस, फिर ऐसे कुछ केसेस जहाँ पर कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। प्राइवेट डिफेंस जब कॉजिंग डेथ अगर आप किसी की कर दें तो क्या होता है, या फिर कोई और हार्म अगर आप कॉज करते हैं डेथ के अलावा, मतलब किसी को मारने के अलावा। उसके बाद ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है, ये कब शुरू होता है और कब तक चालू रहता है। क्या इसमें आप किसी की डेथ कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, ये जो है किस हद तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक अगर प्रॉपर्टी के केस में है, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, और अगर आपके ऊपर कोई असॉल्ट करता है तब ये किस तरह से चलेगा। तो अभी तो आपको ये बिल्कुल रफ सा आइडिया दिया है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने सेक्शन पर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो है सेक्शन 34। बिल्कुल सिंपल सा इसने कहा है, आईपीसी का 96 बिल्कुल सिंपल सी ये बात कहता है कि कोई भी चीज़ जो प्राइवेट डिफेंस में की जाती है तो वो ऑफेंस नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्राइवेट डिफेंस जो करते हैं वो ऑफेंस नहीं। मान लीजिए कोई मेरे को चाकू लेके आ रहा है, तो क्या मैं वहीं पे खड़ी रहूंगी या मैं भागूंगी वहाँ पे, अरे पुलिस वालों मुझे बचाओ? नहीं, वहाँ पर अगर मुझे बचना है तो मैं अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकती हूँ, और उसके लिए मुझे जो भी करना हो वो जायज़ है। ओके, सो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। फिर हम आते हैं सेक्शन 35 पर। सेक्शन 35 क्या कहता है कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है, रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 37 की लागू होती हैं अपने आप को बचाने का। सेक्शन 37 हम अभी करेंगे। क्या क्या बचाने का, अपनी बॉडी, किसी और की बॉडी, या फिर कोई भी ऑफेंस किसी की ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो हो रहा है। मतलब खुद को तो बचाने का अधिकार है ही है। मान लीजिए कोई मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बच्चों को मारने के लिए आता है, मेरे माँ बाप को मारने के लिए आता है, तो किसी दूसरे की बॉडी को बचाने का अधिकार भी मुझे है। तो ये है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। या मान लीजिए कोई, किसी को मैं नहीं जानती, सड़क पे कोई चल रहा है, अगर मैं उसको भी बचाना चाहती हूँ तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये आता है। ठीक है, उसके बाद ये तो बॉडी थी, अगला आता है प्रॉपर्टी। इसीलिए शुरू के जो सेक्शंस हैं वो बॉडी से डील करेंगे, और जो बाद के सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्टी से। अब प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे अपनी हो या किसी और की। तो मतलब मान लीजिए मेरे घर से कोई चोरी करके जा रहा है, लेकिन वो सामान मेरी मम्मी का है, तो क्या मैं उसे नहीं बचाऊंगी? या ट्रेन में मैं बैठी हूँ, कोई भी व्यक्ति आता है, किसी दूसरे का सामान उठा के जाने लगता है, तो भी हम उसे बचा सकते हैं। और किसी भी थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। थेफ्ट मतलब चोरी, रॉबरी मतलब डकैती,
मिस्चिफ छोटी मोटी डकैती और क्रिमिनल ट्रेसपास किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाना। तो ये सारी चीज़ों में हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, बस हमें सेक्शन 37 को साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें सेक्शन 97 से क्या बदलाव आया है, सिर्फ पैराग्राफ जो हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज बदल दी है और क्लॉजेस ए बी सी इसमें डाल दिए हैं, पहले ये 1 2 3 करके डले हुए थे। ठीक है, और कोई मेजर चेंजेस में नहीं है, इसीलिए कुछ भी रेड में नहीं है। रेड में नहीं है इसका मतलब जो चीज़ बीएनएस में लिखी है वही आपकी आईपीसी में लिखी थी, लैंग्वेज में कोई भी चेंज नहीं है, जैसी चेंज आएगा आपको रेड दिख जाएगा। अब है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है कि अब इसको ध्यान से सुनना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट पर्सन विद मेंटल इलनेस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट और मिसकंसेप्शन। मतलब आपको इसको हम ये समझते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति अटैक करता है जिसको मेंटल इलनेस है, जिसको समझ नहीं है, बच्चा है या फिर वो नशे में है, तो क्या हम खुद को बचा सकते हैं? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, हमने पीछे अभी करा है ना जनरल एक्सेप्शंस में, हमने ये जनरल एक्सेप्शंस में करा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से बीमार है, जो समझ नहीं सकता, छोटा बच्चा है, अगर वो कोई भी एक्ट करता है जो इलीगल है तो वो क्राइम या ऑफेंस नहीं होगा। तो अगर वो क्राइम या ऑफेंस नहीं होगा तो फिर हम डिफेंस किस पे करेंगे? तो अगर ये व्यक्ति मुझ पे अटैक करता है तो मैं क्या करूँ? मैं इससे बचा सकती हूँ या नहीं? खुद पे इस पे अटैक कर सकती हूँ? नहीं। तो इस पे क्या कहते हैं बीएनएस में कि मेरे पास वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जो तब होता अगर इस व्यक्ति को कोई भी दिमागी बीमारी ना होती। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जेड जो है एक पर्सन है ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब इसे पूरी तरह से समझ नहीं है, ये ए को मारने का प्रयास करता है। इसमें अगर ए जो है खुद को बचाने की कोशिश करता है तो क्या होगा? सबसे पहली बात, जेड तो गिल्टी ही नहीं है, मतलब उसने कोई क्राइम ही नहीं किया। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्शन 34 में किसी के खिलाफ कोई क्राइम होता है, मेरे पक्ष को डिफेंड करना पड़ता है, तब वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन जेड ने तो कोई काम ही नहीं किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, तो जेड तो गिल्टी नहीं है, मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं कुछ करूंगी तो क्या मेरे ऊपर कोई, तो क्या वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस आएगा या नहीं आएगा? जेड गिल्टी नहीं है क्योंकि जेड अनसाउंड माइंड का है। लेकिन यहाँ पर ए को अपने डिफेंस का पूरा अधिकार है और वो उसी तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकता है जैसे कि जेड अगर बिल्कुल समझदार होता और वो गिल्टी होता तब वो जैसे डिफेंड करता। तो जेड की क्या कंडीशन है, इससे मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगला केस देखते हैं। ए जो है जेड के घर में रात में घुस आया और गुड फेथ में ए को ये लगा कि जेड जो है वो चोर है। अब अगर कोई चोर मेरे घर में घुसेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं जो हूँ उस पर अटैक करूँगा। तो ये जो है मिसकंसेप्शन है जिसमें कि जेड को ये पता ही नहीं था ए कौन है। तो ऐसे केस में भी जेड गिल्टी नहीं है क्योंकि जेड को तो पता ही नहीं है, लेकिन ए को अपने प्राइवेट डिफेंस का पूरा अधिकार है चाहे जेड मिसकंसेप्शन में हो या ना हो। मतलब मान लो मैं अपने ही घर में घुसूँ या अपने दोस्त के घर में मान लो सरप्राइज देने के घुसूँ और वो समझे मैं चोर हूँ और मुझे मारे, तो वो तो मिसकंसेप्शन में, उसने तो कोई क्राइम ही नहीं किया क्योंकि वो जेड है। और मैं क्या मर जाऊँ? नहीं ना। तो मेरे को उसके खिलाफ अपनी प्रोटेक्शन का पूरा अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं सेक्शन 98 में क्या बदला है। इसमें थोड़ा सा फर्क आया है कि यहाँ पर जो हमने अनसाउंड माइंड लिखा है, ये आईपीसी में क्या लिखा था? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। तो ऐसा कोई भी टर्म हमने बीएनएस में नहीं लिखा है, ये हमने जब बीएनएस और आईपीसी के चेंजेस पढ़े थे तब भी कर लिया था। हर जगह हम अनसाउंड माइंड या इसी तरह की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड टाइम है एक केस देखने का। ध्यान रखिएगा ये जो केस है ये बीएनएस में नहीं है, ये आईपीसी का केस है, लेकिन लैंडमार्क केस है जहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में प्राइवेट डिफेंस जो है एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ज़रूरी है और होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक हो, कैसा हो, ये कब डिसाइड होता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल रिस्क है, वो रिस्क उसने अपने आप नहीं बनाया लेकिन उसकी अपनी जान पे खतरा है, तो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये समझ होना कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस मेरे ऊपर खतरा है या नहीं, ये फेयर एप्रीहेंशन होना चाहिए। यही हमें कोर्ट में प्रूफ करना होता है कि हमने समझदारी से काम किया ना, ये तो नहीं है बेवकूफ़ी में हम काम करने लगे और मैंने अपने मन से किसी को मार दिया, तब वो सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, मुझे उसे प्रूफ करना पड़ेगा। डिफेंडेंट के जो नेसेसरी फॉर द डिफेंडेंट टू एप्रीहेंड कि अगर ये जो है प्राइवेट डिफेंस के अगर वो रूल अपने आप को डिफेंड नहीं करता तो वो ऑफेंस जो है उसके साथ कमिट हो जाता और वो जो है नुकसान में रहता। उसके बाद जब ये एक्चुअल खतरा समझ में आ जाए तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है यहीं से शुरू हो जाती है। हमने पढ़ा था ना सेक्शन में, कब शुरू होता है और कब खत्म। जैसे ये खतरा मुझे लगेगा तभी मेरा प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि मुझे ये डर रहेगा। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में कोई भी अगर फोर्स यूज करती है तो वो फेयर और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नहीं है कि कोई मुझे थप्पड़ मारने आया तो उसका हाथ पकड़ के थप्पड़ लगाने की बजाय मैंने उसे चाकू मार दिया। तो ये फोर्स जो है जितना ज़रूरी है बस उतना ही होना चाहिए और कोर्ट जो है इसको वे करेगा और देखेगा
एविडेंस है कि क्या ये सही था, जस्टिफाइड था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये सब सही था या नहीं था। आईपीसी जो है सिर्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस देता है, और वो तभी देता है जब उसकी अपनी जान पे या उसकी प्रॉपर्टी पर कोई खतरा हो। ठीक है, तो आप इसको भी अपने पास इस केस को नोट करके रखिएगा, दर्शन सिंह का केस, इट्स अ लैंडमार्क केस। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 37 पर, जिसके बारे में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सेक्शन 35 में बात की थी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। ऐसे कौन से एक्शंस हैं जहाँ पर हमें कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। ये आता है सेक्शन 37, और इसका जिक्र हमने करा था सेक्शन 35 में, जहाँ हमने कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें हर एक्शन में मिलता है सिवाय सेक्शन 37 के। ये जो है आईपीसी की धारा 1990। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर प्राइवेट डिफेंस हमें नहीं मिलता, अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जहाँ पर डेथ, ग्रीवियस हर्ट हमें लग रहा है हो जाएगी, लेकिन ये जो काम है ये किसने किया, एक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी पे किया है, गुड फेथ में, अपने ड्यूटी के पार्ट में, ऑफिशियल रूल के अकॉर्डिंग, चाहे वो पूरा जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो। इसका भी हम केस अभी देख लेंगे। मान लीजिए अगर मैं रोड पे जा रही हूँ, ट्रैफिक पुलिस अगर मुझे रोकती है, मेरा चालान काटती है, तो फिर अगर मेरे को डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, या अगर पुलिस वाले कहीं मॉब पे पथराव करते हैं, गोली चलाते हैं या वाटर कैनन्स करते हैं, तो वो गुड फेथ में है और अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। ऐसे में हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये नहीं है कि अब पुलिस वाले से भिड़ जाए। कोई भी ऐसा एक्ट डज नॉट रीजनेबली, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जिसमें हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है कि हमारे पास कोई नुकसान होने जा रहा है, और वो पब्लिक सर्वेंट ने किया है अपनी ड्यूटी में, कलर ऑफिस अपनी ड्यूटी में किया है, चाहे वो पूरी तरह से जस्टिफाइबल बाय लॉ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेते हैं बिना वारंट के, लेकिन यह हमें बाद में पता चलता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नहीं था। उसके बाद अगर हमारे पास खुद को बचाने का टाइम था, तब हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। मान लो मुझे आज पता चला कि रात में मेरे ऊपर कुछ हमला होने वाला है, तो ये थोड़ी ना मैं वहीं बैठा रहूँ और जब वो आए तो मैं उसे मारूँ। हमारे पास अगर अपने प्रोटेक्शन का काम है तो हम उसको जाकर पुलिस में शिकायत करके हम पुलिस को बुला सकते हैं। देखो, रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अगर मेरे पास टाइम है, मैं पुलिस को बुला सकती हूँ, तो मैं कानून को, जैसे पिक्चरों में होता है ना, अपने हाथ में ले लिया, तब हम वो काम नहीं करेंगे, तब ये काम पुलिस करेगी। ठीक है, तो इस एक्ट का अगर हमें अपने केस में कभी भी फ़ायदा लेना हो, तो पहला क्या है कि वो पब्लिक सर्वेंट ने अगर किया है तब हमारे पास नहीं है, और अगर उसने अपने ऑफिस की अथॉरिटी से किया है, अपने मन से नहीं कर सकता, ऑफिस की अथॉरिटी से किया है, तब वो जो है प्राइवेट डिफेंस में आता है। ठीक है, इसका केस हम देखते हैं जयदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो एक सिविलाइज सोसाइटी है, वहाँ पर हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना प्रोटेक्शन करे। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई भी पर्सन जिसके ऊपर कोई खतरा हो तो वो वहाँ से भाग जाए। उसके पास राइट है कि वो वहाँ खड़ा हो और खुद को प्रोटेक्ट करे। वो जो है जब उस पर खतरा हो रहा है तो वहाँ से भाग के सबसे पहले पुलिस वाले को नहीं बुलाएगा, तो उतने में तो उसको गोली लग जाएगी। तो अगर उसके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो ज़रूर जाएगा, लेकिन अगर सडन असॉल्ट है तो उसके पास ये पूरा राइट है कि वो अपने आप को बचाए, और ये हर सिविलाइज सोसाइटी में होता है। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं, सेक्शन 37 का आगे का पार्ट। इट एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म दैन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही एक्शन लेंगे, उससे ज़्यादा हम एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम ये वाला केस लेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस सुरेंद्र। पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अब जो है एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने प्राइवेट डिफेंस को, अपने आप को बचाने के राइट को नहीं खोता, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो या कोई हो, जब तक कि उसे ये पता ना हो कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। किसी को सपना तो नहीं आएगा ना कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो जब तक कि ये पता ना हो कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तब तक हमारे पास अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को तब तक कर सकता है जब तक कि उसे ये पता ना हो, चाहे आपके सामने पब्लिक सर्वेंट हो, जब तक कि उसे ये पता ना हो कि सामने जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी अथॉरिटी से ऐड कर रहा है, उसके पास परमिशन है, उसके पास पूरा राइट है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले। जब तक कि ये कंफर्म ना हो, जब तक कि हमें ये पता ना हो, तब तक हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस रखते हैं। लेकिन इसको अगर हम फटाफट से समराइज करें तो हमें कब प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना एक्शन ले रहा है, पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी है, अगर हमारे पास अपने आप को बचाने का टाइम है और पुलिस वालों से हेल्प मांगने का टाइम है, या फिर हमें जितना भी हमने जितनी हम पे जितना अटैक है, जितना रिस्क है, हम सिर्फ उसी प्रपोर्शन में सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, जितना रिस्क है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस सूर्य नारायण का केस क्या था। इसमें क्या था कि जो है कस्टम्स ने जब सर्च किया था तो उन्हें यमन से इंडियन टेरिटरी में कुछ
कस्टम की ड्यूटी के बिना ड्यूटी पेड गुड्स दिखे थे जो स्मगल हो रहे थे। ऐसे में स्मगलर ने जो है ऑफिसर्स को अटैक किया और उनको इंजर कर दिया, और उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऑफिसर्स के पास उन्हें सर्च करने की कोई भी पावर नहीं थी, क्योंकि यमन जो है वो फॉरेन टेरिटरी में आता है सेक्शन 5 की, और इंडियन टैरिफ एक्ट में नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि ऑफिसर्स ने गुड फेथ में किया था काम, अपनी ड्यूटी बजाई थी, चाहे उनको पूरा राइट ना हो, लेकिन उसके बाद भी उनके पास पूरा अपनी ड्यूटी का पार्ट था कि वो जो है उसकी तलाशी लें, और इसीलिए इसमें जो ऑफिसर्स थे उनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला था और वो ऑफेंस नहीं माना गया था। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सेक्शन 38 पर। सेक्शन 38 क्या कहता है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अब हम ये देखेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी पर अगर डेथ की केस हो तब क्या क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शंस 37 वाले हर जगह चलेंगे, और 37 के रिस्ट्रिक्शन जैसे ही आएंगे आप याद रखना, अगर हमारे सामने हम पे कोई भी एक्शन कोई पब्लिक सर्वेंट ले रहा है तो हमारे पास पब्लिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है वो काम करना। तो ये जो सेक्शन 38 है ये आईपीसी का सेक्शन 100 है। तो आईपीसी की सेंचुरी कहाँ पूरी होती है? प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। रिस्ट्रिक्शंस 37 की हर जगह चलेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? अगर कोई भी ऑफेंस जो है किसी भी डिस्क्रिप्शन का जो नीचे दिया गया है अगर वो होता है तो हमें प्राइवेट डिफेंस, जिसमें हम दूसरे जने की डेथ हो सकती है, यहाँ तक का हम प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। पहला क्या है? असॉल्ट, जो कि रीजनेबल है जब हमें ये डाउट हो रहा है कि हमारे ऊपर जो असॉल्ट हो रहा है उसमें डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत है। मान लीजिए मेरे ऊपर 2 लोग बंदूक रख देते हैं, तो मेरे पास पूरा राइट है अपने सेल्फ डिफेंस का। कोई भी ऐसा असॉल्ट जो कि रीजनेबल हो, जहाँ पर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी को नुकसान हो सकता है। कोई ऐसा असॉल्ट जिसमें इंटेंशन हो, मतलब रेप कमिट किया जा रहा हो, वहाँ पर भी मेरे पास कॉजिंग डेथ, मतलब किसी की जान लेने तक का अधिकार है प्राइवेट डिफेंस में। लेकिन ध्यान रखना, जान लेने का अधिकार तभी है जब मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो, वरना नहीं। हमें ये पूरा कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा खतरा कितना गहरा था। ठीक है। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, मतलब रेप ही जरूरी नहीं है, अगर कोई भी अननेचुरल लस्ट है तब भी। उसके बाद अगर कोई हमें किडनैप या अबडक्ट करना चाह रहा है तो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, जो कि एक्सटेंड करता है कॉजिंग डेथ तक। फिर आता है नेक्स्ट, किसी को अगर रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है और मेरे को ये लग रहा है कि अगर मुझे रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, मुझे कहीं पर रोक के रखा है, बंदी बना के रखा है, और मैं पुलिस वालों तक नहीं पहुंच पाऊंगी, ये कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई है, पुलिस वालों तक नहीं पहुंच सकते, तब फिर हमारे पास ये वाला राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। और एक नया बाद में क्लॉज ऐड हुआ था आईपीसी में भी, जो यहाँ पर 38 का पार्ट है कि अगर कोई एसिड थ्रो का केस है, जहां पर कोई आप पे एसिड फेंकने जा रहा है, उस केस में भी आपको पूरा चांस है ना कि आप बहुत ही ग्रीवियस हर्ट हो जाओगे एसिड थ्रो के केस में। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, जिसमें रिजल्ट चाहे डेथ हो जाए, हमारे पास ये राइट है। यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा केस है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रामस्वरूप 1974 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोग, पूरी एक पलटन जो है वो लाठी लेकर आ गई थी। अब अगर इतने सारे लोग लाठी से किसी को भी मारेंगे तो ग्रीवियस हर्ट तो हो ही सकता है, ग्रीवियस हर्ट के साथ डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे केस में जो है कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे कोई पूरे ग्रुप में आकर लाठियों के साथ आ जाए तो किसी भी व्यक्ति के पास पूरा राइट है कि वो जो है ऐसा फोर्स यूज करे जिससे डेथ किसी की हो जाए। वो उस टाइम ये थोड़ी ना सोचेगा ऐसा ना हो सामने वाले को नुकसान हो जाए। तो अपनी प्रोटेक्शन का हमें पूरा राइट हमें बीएनएस देता है। आगे हम आते हैं सेक्शन 39 पर। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास दूसरे व्यक्ति की डेथ का राइट नहीं, लेकिन और कुछ हो सकता है, उसमें और कोई नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, वो कौन कौन से, लेकिन डेथ नहीं। अगर कोई भी ऑफेंस जो है जो 38 सेक्शन में नहीं दिया है, उसमें आपने देखा भी, हम उसमें बहुत सारे आपको क्लॉजेस दिए हुए थे। ये देखिए, इसमें आपको कितनी सारी कंडीशंस दी हुई थी, 7 कंडीशंस दी हैं। अगर ये 7 कंडीशंस हैं तब तो आप सामने वाले की अगर डेथ हो जाए तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है। लेकिन अगर वो वाली 7 कंडीशंस ना हो जो सेक्शन 37 में है, तो फिर वॉलेंटरी डेथ हम नहीं कर सकते, लेकिन और कोई हार्म सामने वाले को हो सकता है। ठीक है, ये कहता है सेक्शन 39। ये था आईपीसी का सेक्शन 101। अब सेक्शन 40 क्या कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। अब हम ये देखते हैं कब शुरू होता है। ये शुरू वैसे ही तभी हो जाता है जब किसी को ये रिस्क हो, ये डेंजर उसके साथ आ जाए कि उसके ऊपर कोई ऑफेंस होने वाला है, चाहे अभी ऑफेंस कमिट ना किया। अब मान लीजिए कोई डंडे लेकर आया तो मुझे तो दिख गया ना, रिस्क है मेरी जान पर। अब ये थोड़ी ना है मैं उसका वेट करूंगी वो आए और मेरे ऊपर जब डंडे बजाएगा मैं तभी जो हूँ अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं करूंगी। नहीं, मेरे पास तभी ये मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। मैं खुद भी जाकर अपनी लाठी वाठी ला सकती हूँ, मुझे जो भी करना। और ये कब तक कंटिन्यू करता है? जब तक ये रिस्क हमारे सामने है तब तक ये कंटिन्यू करता है। ये है सेक्शन 102। अब इसमें कौन सा केस है, चलिए पहले हम केस भी देख लेते हैं। ये वाला केस बहुत ही फेमस है, केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का केस है। ये अक्षय कुमार की पिक्चर भी बनी थी अगर आपको याद हो। इसमें क्या केस था कि उसने जो है एक आदमी को, उसे अपनी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर का पता चलता है और वो तो इस पे तैयार था अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा है केस में कि प्रेम आहूजा वो उस टाइम जिसका मर्डर हुआ वो था, उसके साथ एडल्ट्री का केस था उसकी वाइफ का, और वो तो इसके लिए तैयार था कि इन दोनों की अगर वो शादी कर लें तब भी मान जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक्यूज ने जो है मर्डर कर दिया था। तो कोर्ट ने बहुत सारा कुछ देखा था और एम्फेसाइज किया था कि राइट टू कॉज डेथ वो जो है सिर्फ उन 7 केसेस में ही चलता है और उसके अलावा नहीं चलता, इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस केस में इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अक्षय कुमार ने जरूर की कर रहा था ये कोर्स रोल, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो भी उसने करा वो सही है, तो कोर्ट ने उसको वो रिफ्यूज करा था तब। हमने कमेंट्स ये भी कर लिया। अब हम आते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अभी तक हम बॉडी की बात कर रहे थे, अब आता है ये प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी के केस में किसी की डेथ कर दें अगर हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, तो ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेक्शन 37 में थी, हम पीछे कर चुके हैं। और कब ऐसा कर सकते हैं? पहला केस है रॉबरी या डकैती का, दूसरा है रात के समय हाउस ब्रेक, अगर कोई रात के समय हमारे घर में आ जाए और डकैती होने लगे तब। मिस्चिफ बाय फायर या कोई भी एक्सप्लोसिव अगर यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो बिल्डिंग में हो, किसी भी शिप में हो, कहीं भी हम रह रहे हैं अगर ऐसा हो तो, या फिर थेफ्ट ट्रेसपास ऐसी कंडीशन में जहाँ पर कि ये लगे कि हमारी डेथ हो सकती है, मतलब जो भी एक्यूज्ड है उसकी डेथ अगर होने वाली हो, तो यहाँ पर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ऐसे 4 केसेस में, यहाँ पर 4 हैं और पीछे आपके पास 7 केसेस थे जहाँ पर हम बॉडी की बात कर रहे थे। तो यहाँ इन चारों केसेस में अगर हम प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी हो जाती है तो वो एक्सेप्टेबल है, बस आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्या क्या है? डकैती, रात के समय आपका हाउस ब्रेक या थेफ्ट, मिस्चिफ बाय फायर, मान लीजिए कोई आग लगाने आ रहा है तो क्या मैं तब ये थोड़ी सोचेंगे हम कि उसको क्या नुकसान होगा, या फिर ट्रेसपास ऐसी जगह पर जहाँ डर हो कि हमारी ही डेथ हो सकती है, ऐसे केस में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आईपीसी से लैंग्वेज चेंज हुई है, उसमें लिखा था बाय द नाइट, यहाँ पर नाइट को क्या लिखा हुआ है? सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर डिफरेंट है, सनसेट और बिफोर सनराइज। और दूसरा क्या है यहाँ पर डिफरेंट? पीछे सिर्फ मिस्चिफ बाय फायर था, यहाँ पर सिर्फ मिस्चिफ बाय फायर था, लेकिन बीएनएस में ये पार्ट ऐड कर दिया है। और एनी एक्सप्लोजिव सब्जेक्ट, ये बम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, एसिड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी इतना जो है आईपीसी से यहाँ पर ये चेंज था। अब यहाँ पर एक केस देखते हैं, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2007 का केस है। इसमें क्या हुआ था? कोर्ट ने ये देखा था कि जब सेल्फ डिफेंस में एक्यूज ने क्या किया था, अपने आप को बचाने के लिए रॉबरी में एक रॉबर की डेथ कर दी थी, मतलब एक जो डकैती डालने आया था उनमें से एक की डेथ हो गई थी सेल्फ डिफेंस में। तो ऐसे में कोर्ट ने एनालाइज किया था आईपीसी का सेक्शन 103, पहले 103 था लेकिन अब क्या है? सेक्शन 41। मैंने आपको पहले ही बताई सारे केसेस आईपीसी के हैं, और उसमें क्या एम्फेसाइज किया था, अगर रॉबरी ऐसी है जिसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है तो फिर उसमें अगर उसे पूरा मतलब बहुत हद तक उसे ये शक है कि उसकी डेथ हो सकती है, तो ऐसे में वो इस लेवल का फोर्स यूज कर सकता है जिसमें जिसने उस पर अटैक किया है उसकी डेथ या उसे ग्रीवियस हार्म हो। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें हम सामने वाले की नहीं, जिसने हम पे अटैक किया है उसके ऑफेंस जो भी कर रहा है उसकी डेथ हो जाए। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी के केस में ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर हम अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई और हार्म तो आ सकता है, लेकिन डेथ परमिसिबल नहीं है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं जो सेक्शन 41 और 37 में दिए हुए थे? 41 में कितने थे? 4। अगर वो चारों नहीं हैं तो फिर हम सामने जिसने भी हम पे अटैक किया जो ऑफेंस कर रहा है उसकी डेथ नहीं कर सकते राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, फिर हमें वहाँ पर इसका एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये देखते हैं सेक्शन 43 में, जो कि आईपीसी का सेक्शन 105 था, कि ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का कब कमेंस होता है और कब तक चलता है। बिल्कुल बॉडी की तरह, जब हमने बॉडी के अगेंस्ट करा था, ये तभी शुरू हो जाता है जब हमें कोई भी रिस्क या डेंजर का खतरा महसूस होना शुरू हो। और कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक कि जिसने अटैक किया है वो चला ना जाए, या फिर जब तक कोई पुलिस वाले या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हमें बचाने ना आ जाए, या फिर वो प्रॉपर्टी हमें वापस ना मिल जाए। तो ये कब तक चलता है? शुरू कब होता है? जैसे ही हमें डेंजर का आभास होता है तब से ये शुरू हो जाता है। और कब तक चलता है? जब ऑफेंडर जो था वो चला ना जाए, हमें पुलिस वाले बचाने ना आ जाए, या फिर वो प्रॉपर्टी जिससे हमें रिस्क है वो हमें रिकवर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है? कोई भी रॉबरी, हाँ, कोई भी रॉबरी जब तक अटेम्प्ट होती है उसमें किसी को भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है या कोई नुकसान है, ये तब तक है जब तक फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट जो है ये कब तक कंटिन्यू करेंगे? ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ऑफेंडर जो है वहाँ पर है और क्रिमिनल ट्रेसपास या मिस्चिफ कर रहा है। जब तक वो, मान लीजिए कोई आपके घर में आ गया बिना परमिशन लिए, तो जब तक वो आपके घर में है, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिस्चिफ कर रहा है, तब तक आपके पास ये राइट है कि आप अपना पर्सनल डिफेंस करें, लेकिन डेथ का नहीं।
कोई भी हाउस ब्रेक अगर रात को होता है तो जब तक वो होता है, हाउस ब्रेकिंग जब तक चल रही है, जब तक वो आपके घर में तोड़ फोड़ मचाए हैं, जब तक वो चल रहा है तब तक ये आपके लिए कंटिन्यूड है। तो शुरू कब हो जाता है? जब आपको रिस्क हो तब तक आप ये वाला काम कर सकते हैं खुद को बचाने का। और कब तक चलेगा? अगर थेफ्ट है तो जब तक थेफ्ट हुआ है या आपको अपना सामान नहीं मिल गया, जब तक अगर कोई रॉबरी है तो जब तक वो लोग चले नहीं गए या जब तक पुलिस वाले नहीं आ गए या आप खुद को बच नहीं गए, अगर कोई ट्रेसपास करता है आपके घर में आके बैठ गया, जब तक उसका ट्रेसपास खत्म ना हो जाए, और अगर रात को कोई आपके घर में हाउस ब्रेक कर रहा है, चोरी करने आया है, डकैती करने आया है, तो जब तक ये डकैती चलती रहती है तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के केस में भी चलता है। ठीक है, इसका केस देखते हैं। इसमें कौन सा केस है जो हमें देखना है? के थिमप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो एक्यूज जो है, अगर उस पर एक ग्रुप का पूरा अटैक होता है, एग्रेशन होता है, तो अगर वो ऐसी फोर्स को यूज करे जिसमें डेथ हो जाए एक अटैकर की, अटैकर प्रॉपर्टी के लिए आया था, तो उस केस में क्या होता है, उसे अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट है, चाहे जब वो बहुत सारे लोग हों, चाहे उसमें ऑफेंडर जो था जिसने अटैक किया था उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, दूसरा केस क्या आ रहा है? मोहिंदर पाल जॉली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1979 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था? इसमें देखा गया था बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सेक्शन 105। ठीक है, आईबीसी के केसेस हैं ये सारे, बार बार बता रही हूँ, लेकिन इन केसेस से आपको एक तो ये पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे कि आपको ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये सब कोर्ट में प्रूफ करने होते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेगा तो उसे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप प्रूफ करते हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया था कि अगर एक्यूज ने एक बार दिखा दिया है कि उसने प्राइवेट डिफेंस में किया था, तो जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो ये कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होना चाहिए, ये उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसका एक्शन क्या था। अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का हम फायदा उठाना चाहते हैं तो ये भी हमें ही प्रूव करना है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या था। और ये डिसीजन जो है, इसने पूरी तरह से प्राइवेट डिफेंस को लीगल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा सा बदल दिया था, क्योंकि अगर मान लीजिए ए है और ए ने बी पे अटैक किया, तो बी ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस लिया। अगर बी ने ये दिखा दिया हाँ मेरे को राइट टू प्राइवेट डिफेंस था और ये इसका बेनिफिट लेना चाहता है, तो अब ए को प्रूव करना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं था। तो जो भी पहले प्रूव कर लेगा उसी पे बर्डन ऑफ ये ऐसे ही पास होगा, और फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करेगा। और इसका लास्ट सेक्शन है सेक्शन 44, ये है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। अगर कोई डिफेंडर जो है, मतलब मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, ऐसी सिचुएशन हो जहां पर उसे ये लग रहा हो कि बिना रिस्क या हार्म एक इनोसेंट पर्सन को पहुंचाए बिना उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं पूरा होता, तो उसको वो रिस्क लेना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लेके बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब कई बार डिफेंडेंट को ही लग रहा है कि उसे किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म करना पड़ रहा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, तो उसके पास ये राइट है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक मॉब ने, मतलब एक झुंड ने उसको मर्डर करने का अटेम्प्ट किया। अब उसे तो ये नहीं पता ना कि वो किसको मारेगा और किसको नहीं मारेगा, और इस मॉब में, ये जो मॉब आया इसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। अब अगर वो फायर करता है या फिर वो किसी को चोट लगाता है, तो उसमें ये भी तो हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाए, कोई छोटे बच्चे पे नुकसान हो, कोई छोटा बच्चा मर जाए। तो अगर ऐसा केस होता है जिसमें कि वो चूज ही नहीं कर पा रहा, मॉब है जिसमें उसे पता ही नहीं चल पा रहा है और एक इनोसेंट व्यक्ति को उसे हार्म करना पड़ रहा है जो कि मॉब के साथ मिंगल था, ऐसे केस में उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है और ऐसे में अगर वो उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा देता है, तो ये भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम ये और देख लेते हैं कि प्राइवेट डिफेंस का फायदा कब मिलता है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। ये बीएनएस में नहीं लिखे हैं लेकिन अलग अलग केसेस में ये निकल के आते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम आगे करेंगे चैप्टर 4 जो कि है अबेटमेंट का। तो एप्रीहेंशन ऑफ आर्म, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, उसको ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि उसको एप्रीहेंशन था, उसे ये आभास था कि उसको नुकसान होने वाला है, चाहे वो मर्डर हो चाहे वो रॉबरी हो, कुछ भी। उसके बाद प्रोपोर्शनल फोर्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर गोली मार रहा है या चाकू लगा रहा है तो हम उसी हिसाब से करेंगे, इतना फोर्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे को सिर्फ एक थप्पड़ लगा रहा है तो उसी हिसाब से हमें फोर्स को यूज़ करना है। जो एक्ट मेरे ऊपर हो रहा है वो अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए। लॉफुल एक्ट, जैसे पुलिस वाला कर रहा था, लॉफुल एक्ट के अगेंस्ट कोई भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। टाइम बाउंड, मतलब अगर अभी ये जब चाकू मार रहा है, मैं यहीं पर इसको अगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसको रोकती हूँ, ये प्राइवेट डिफेंस है। अब मैं यहाँ पर तो खुद कुछ नहीं कर पाई, मैंने अपने आप को डिफेंड किया, अब मैं कल आके अपना बदला अगर लेने आऊंगी तो ये जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। रीजनेबल बिलीफ, रीजनेबल बिलीफ किस केस में आएगा, मेरे को जो भी मैं एक्ट कर रही हूँ उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ सामने वाला जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहा है और मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मेरे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है। और जब तक ये थ्रेट चल रहा है सिर्फ तभी तक मेरे पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। जब तक इसके हाथ में चाकू और मुझ पर अटैक कर रहा है तभी तक मेरे हाथ में सेल्फ डिफेंस है। अगर ये चला गया तब मेरे हाथ में सेल्फ डिफेंस नहीं है। उसके बाद अगर मैं कोई भी एक्ट लूंगी बचाने के लिए या इससे कोई बदला लेने के लिए, वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। कोई भी अननेसेसरी हार्म
जो भी असॉल्ट कर रहा है, जो भी अटैक कर रहा है, उसको कोई अननेसेसरी हार्म हम नहीं पहुंचा सकते। और कोई भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब बिना खतरे का पता हुए, बिना शक हुए या बिल्कुल कंफर्म हुए बिना हम किसी के ऊपर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम कोई भी क्राइम करेंगे तो तब वो ऑफेंस होगा और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमें एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तब वो ऑफेंस की तरह ही डील होगा, एक्सेप्शन की तरह नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जनरल एक्सेप्शंस का पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर 3 खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव अ लाइक, प्रेस द लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।